चलिए आज हम बात करेंगे आठवें वेतन आयोग से जुड़ी एक खबर के बारे में, जिसमें कि ये कब लागू होने वाला है इस पर हम बात करेंगे और यह भी जानेंगे कि फिटमेंट फैक्टर क्या है और आठवें वेतन आयोग के जो दायरे में कौन कौन आते हैं और कौन कौन नहीं आते हैं, वहीं किन किन को फ़ायदा होने वाला है और किन को नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले हम खबरों को देखते हैं। आठवें वेतन आयोग अपडेट, जिसमें फिटमेंट फैक्टर क्या है और यह वेतन वृद्धि कैसे तय करेगा। आठवें वेतन आयोग से जुड़े आज हम सभी पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं, जिसमें दो और न्यूज़ेज हैं, जो एक इंडियन एक्सप्रेस की है, वहीं दूसरी द हिंदू से जुड़ी हुई है। आठवां वेतन आयोग राजकोषीय स्वास्थ्य और सामाजिक समता पर प्रभाव डालेगा। वहीं दूसरी खबर हम वेतन आयोग की भूमिका के बारे में देखेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र की मुआवजा प्रणालियों दशकों में कैसे विकसित हुई, पहला केंद्रीय वेतन आयोग कब गठित किया गया, अब तक कितने केंद्रीय आयोग गठित किए गए हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम खबर को देखते हैं। आठवें वेतन आयोग और फिटमेंट फैक्टर के बारे में है और यह बताती है कि यह केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि कैसे निर्धारित करेगा। इस खबर के अंतर्गत ये बताया गया है कि वेतन वृद्धि जो है सरकारी कर्मचारियों की कैसे निर्धारित करते हैं और फिटमेंट फैक्टर के बारे में इसमें बताया गया है। केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई है और आयोग की सिफारिश 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है। वेतन में वृद्धि मुख्य रूप से फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करेगी। फिटमेंट फैक्टर एक गुणक है जिसका उपयोग मूल वेतन को संशोधित करने के लिए किया जाता है। सातवें वेतन आयोग में यह 2.57 था। अब हम बात करेंगे फिटमेंट फैक्टर के बारे में कि ये फिटमेंट फैक्टर क्या है। फिटमेंट फैक्टर एक गुणांक है, मल्टीप्लायर होता है, जिसका उपयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को पिछली वेतन संरचना से नई संशोधित वेतन संरचना में बदलने के लिए किया जाता है। यह वेतन आयोग की सिफारिशों का एक महत्वपूर्ण घटक है जो महंगाई दर, अर्थव्यवस्था की स्थिति, वहीं जीवन यापन की लागत जैसे कई मापदंडों पर निर्भर करता है। ये कैसे कार्य करता है, इसकी परिभाषा और इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा के बारे में बात करते हैं। यह एक गुणांक मल्टीप्लायर है जिसका उपयोग सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को पिछली वेतन संरचना से नई संरचना में बदलने के लिए किया जाता है। इसके अगर उद्देश्यों की बात करें तो यह सुनिश्चित करता है कि वेतन वृद्धि महंगाई, जीवन यापन की लागत और आर्थिक स्थिति के अनुरूप हो। इसकी गणना की बात करें तो कर्मचारियों के मौजूदा वेतन, मूल वेतन, बेसिक पे को इस फैक्टर से गुना करके या नया मूल वेतन निकाला जाता है। अगर इसका मैं एक उदाहरण दूं तो जैसे कि सातवें वेतन आयोग से जुड़ा एक उदाहरण, जिसमें पिछले आयोग में यह 2.57 था। इसकी संभावना आठवें वेतन आयोग की बात करें तो अगले वेतन आयोग में इसमें 1.92 से 2.86 के बीच रहने की उम्मीद है, जिससे वेतन में पर्याप्त वृद्धि हो सकती है। अब हम बात करें आठवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर के बारे में। तो आठवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर वह गुणक है जिसके आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों का नया मूल वेतन निर्धारित किया जाएगा। मौजूदा मूल वेतन को इस फैक्टर से गुणा करके संशोधित मूल वेतन की गणना की जाती है, जिसमें अपेक्षित फिटमेंट फैक्टर है। आधिकारिक तौर पर आठवें वेतन आयोग की सिफारिश अभी भी तक जारी नहीं हुई है, इसलिए फिटमेंट फैक्टर की सटीक संख्या तय नहीं है। हालांकि विभिन्न रिपोर्टों और विशेषज्ञों के अनुमानों के अनुसार यह कारक निम्नलिखित श्रेणियों पर रह सकता है, जैसे संभावित सीमा। फिटमेंट फैक्टर 1.8 से 2.57 के बीच होने का अनुमान लगाया गया है। उच्च अनुमान की बात करें तो कुछ रिपोर्ट्स जो हैं उनके मुताबिक 2.86 तक के कारक का भी उल्लेख किया गया है, जो सातवें वेतन आयोग के 2.57 के कारक से कहीं अधिक है। न्यूनतम वेतन पर अगर
प्रभाव की बात करें तो यदि फिटमेंट फैक्टर 1.83 होता है तो वर्तमान न्यूनतम मूल वेतन 18,000 बढ़कर लगभग 32,940 हो सकते हैं, और यदि यह 2.46 होता है तो यह लगभग 44 से लेकर तक, जो 44,000 से लेकर तक हो सकता है। अब हम बात करें फिटमेंट फैक्टर क्यों महत्वपूर्ण है। तो फिटमेंट फैक्टर महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सीधे तौर पर वेतन वृद्धि की मात्रा तय करता है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 तय किया गया था, जिसके कारण न्यूनतम वेतन 7,000 से बढ़कर 18,000 हो गया था। 8वें वेतन आयोग में भी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में 30% से 54% तक की वृद्धि इसी कारक पर निर्भर करेगी। अब हम बात करें फिटमेंट वेतन वृद्धि का निर्धारण कैसे करेगा। तो फिटमेंट वेतन वृद्धि की मात्रा सीधे तौर पर निर्धारित करता है। यह एक गुणक है जिसका उपयोग मौजूदा मूल वेतन को नए वेतन आयोग के तहत संशोधित मूल वेतन में बदलने के लिए किया जाता है। जैसे मूल वेतन की गणना, नए वेतन आयोग के तहत नया मूल वेतन निर्धारित करने के लिए कर्मचारियों के मौजूदा मूल वेतन को फिटमेंट फैक्टर से गुणा किया जाता है। अगर इसके उदाहरण की बात करूं तो 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 7,000 था तो नया मूल वेतन 7,000 अगर हम इंटू 2.57 करेंगे तो ये कुल मिलाकर 18,000 हो गया है। मूल वेतन पर प्रभाव की बात करें तो मूल वेतन बढ़ने के बाद मकान किराया भत्ता, परिवहन भत्ता और नए भत्ते की नए बढ़े हुए मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में गिने जाते हैं, जिससे कुल जो मासिक वेतन में और अधिक जो वृद्धि है वो होती है। अब हम बात करें महंगाई भत्ते के समायोजन के बारे में। तो नए वेतन आयोग के लागू होने पर महंगाई भत्ता आमतौर पर 0 पर रीसेट हो जाता है और बाद में इसे फिर से बढ़ाया जाता है। फिटमेंट फैक्टर इस बात को सुनिश्चित करता है कि कर्मचारियों को महंगाई के कारण होने वाले संचित नुकसान की भरपाई हो सके। अब हम बात करें वृद्धि के प्रतिशत के बारे में। तो फिटमेंट फैक्टर जितना अधिक होगा मूल वेतन में उतनी ही अधिक वृद्धि होगी, जिसका सीधा असर कर्मचारियों के कुल सैलरी पर पड़ता है। 8वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर 1.8 से 2.57 के बीच रहने का अनुमान है, जिससे वेतन में 30% से लेकर 54% तक की वृद्धि हो सकती है। अब बात करें 8वें वेतन के आयोग के जो लागू हो कब होगा। तो 8वें वेतन को लागू होने का जो डेट है वो 1 जनवरी 2026 जो है वो बताई जा रही है। आधिकारिक तारीख की बात करें तो केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने आयोग के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस को औपचारिक जो मंजूरी है वो दे दी है। हालांकि टर्म्स ऑफ रेफरेंस दस्तावेजों में विशिष्ट कार्यान्वयन तिथि का उल्लेख नहीं किया गया है। ऐतिहासिक अगर पैटर्न की बात करें तो पिछले वेतन आयोग की परंपरा के अनुसार सिफारिश आमतौर पर हर 10 साल के अंतराल पर 1 जनवरी को लागू होती है। 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है, जिससे यह संभावना है कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 में प्रभावी होगा। रिपोर्ट्स और समय की सीमा की बात करें तो आयोग को अपने गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिश सौंपने के लिए कहा गया है। एरियर का अगर प्रभाव की बात करें, एरियर के प्रभाव की, तो भले ही अंतिम कार्यान्वयन में कुछ समय लग सकता है, जैसे संभवतः 2027 तक, कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से प्रभावी एरियर मिलने की संभावना है। अब हम बात करें आयोग के कामों के बारे में कि आयोग के क्या कार्य होते हैं और ये कैसे कैसे कार्य करते हैं। तो आयोग का मुख्य जो काम है वो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन भत्ते और पेंशन ढांचे की समीक्षा करना, वहीं उनके आवश्यक जो बदलाव हैं उनकी सिफारिश करना है। अन्य महत्वपूर्ण कार्य जैसे वेतनमानों का निर्धारण, मौजूदा वेतन संरचना की समीक्षा करना और जीवन यापन की लागत, कॉस्ट ऑफ लिविंग और मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन के अनुसार नया वेतनमान सुझाना। समानता सुनिश्चित करने की बात करें
तो यह जांचना कि विभिन्न सरकारी स्तरों पर और निजी क्षेत्र के वेतनमानों के बीच उचित समानता यानी कि पैरिटी बनी रहे, ताकि सरकारी सेवाएं प्रतिस्पर्धी बनी रहें और प्रतिभा को आकर्षित किया जा सके। भत्तों की समीक्षा की बात करें, महंगाई भत्ता, डीए, मकान किराया भत्ता, एचआरए, परिवहन भत्ता और अन्य सभी भत्तों की समीक्षा करना, उन्हें तर्कसंगत यानी कि रेन्यूनेशनल बनाना। पेंशन अगर लाभ की बात करें तो सेवानिवृत्ति लाभों और पेंशन योजनाओं जैसी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस की समीक्षा करना और उनमें सुधार के उपाय सुझाना। वित्तीय प्रभावों का आकलन, सिफारिश देते समय देश की आर्थिक स्थिति, सरकार के वित्तीय संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ और राजकोषीय विवेक यानी कि फिस्कल प्रूडेंस की आवश्यकता का ध्यान रखना है। प्रोत्साहन और उत्पादकता की बात करें तो ऐसी सिफारिशें देना जिससे सरकारी कर्मचारियों की प्रेरणा, दक्षता और उत्पादकता में सुधार हो सके। सेवा शर्तों की जांच, वर्दी, पदोन्नति नीति और अन्य सेवा शर्तों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर गौर करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब हम बात करें 8वें वेतन आयोग के दायरे में कौन कौन आते हैं। तो 8वें वेतन के दायरे में मुख्य रूप से सरकार के सभी कर्मचारी और पेंशन भोगी आते हैं, जिनमें केंद्र सरकारी कर्मचारी की बात करें तो औद्योगिक और गैर औद्योगिक दोनों तरह के कर्मचारी जो विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यरत हैं। रक्षा सेवा कर्मी की बात करें तो सशस्त्र बलों के कर्मचारी और पूर्व सैनिक यानी कि एक्स सर्विसमैन भी दायरे में होंगी। अखिल भारतीय सेवा सदस्य जैसे कि भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस और भारतीय वन सेवा आईएफएस के अधिकारी भी शामिल होंगे। केंद्र शासित प्रदेशों में कर्मचारी, सभी केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यरत कर्मचारियों पर भी यह लागू होगा। पेंशन भोगी, लगभग 69 लाख केंद्र सरकार के पेंशन भोगी और पारिवारिक पेंशन भोगी भी आयोग की सिफारिशों के लाभान्वित होंगे। हालांकि पेंशन पुनर्मूल्यांकन पर कुछ विवाद जो है वो चल रहे हैं। अन्य निकाय, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट के अधिकारी और कर्मचारी, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारी और कर्मचारी और संसद के अधिनियमों के तहत स्थापित नियामक निकाय हैं यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक को छोड़कर के सदस्य भी शामिल इसमें होंगे। ग्रामीण डाक सेवा यानी कि जीडीएस, विभिन्न कर्मचारी संघों द्वारा ग्रामीण डाक सेवकों को भी 8वें वेतन आयोग के दायरे में लाने की मांग जो है वो की जा रही है। कुल मिलाकर 8वें वेतन आयोग में लगभग 50 लाख सक्रिय कर्मचारी और 69 लाख पेंशन भोगी प्रभावित होंगे। 8वें वेतन आयोग का फायदा किन्हें मिलेगा और किसे नहीं मिलेगा, यानी कि 8वें वेतन आयोग के जो फायदे हैं कौन लेगा और जो नुकसान है वो किसको मिलने वाले हैं। 8वें वेतन आयोग का सैलरी कैलकुलेशन मुख्य रूप से फिटमेंट फैक्टर पर आधारित होगा। चूंकि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें अभी तक आधिकारिक रूप से जारी नहीं हुई हैं, अब संभावित गणना प्रक्रिया को पिछले आयोग के तारीख और मौजूदा अनुमान के आधार पर समझा सकते हैं। जैसे हम लाभार्थियों की बात करें तो केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, लगभग 50 लाख सक्रिय कर्मचारियों जो विभिन्न केंद्रीय मंत्रालय, विभागों वही संगठनों में कार्यरत हैं, सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। अखिल भारतीय सेवा अधिकारी, रक्षा सेवा कर्मी जिनमें सेना, नौसेना, वायुसेना के जवान और अधिकारी, साथ ही पूर्व सैनिक पेंशन भोगी भी इसमें शामिल होंगे। अखिल भारतीय सेवा अधिकारी जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जैसी सेवाओं के जो सदस्य हैं वो इसमें प्रॉपर जो है वो शामिल होंगे और वो लाभ भी उठाएंगे। केंद्र शासित प्रदेश के कर्मचारी जिनमें सभी यूटी के जो नियुक्त कर्मचारी हैं वो शामिल होंगे। पेंशन भोगियों की बात करें तो करीब 69 लाख केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की पेंशन में वृद्धि होगी। अन्य कुछ संवैधानिक न्याय निकाय हैं जिनमें सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारी,
कर्मचारी और संसद के अधिनियमों के तहत स्थापित कुछ नियामक निकायों में कर्मचारी जो है वो मौजूद इसमें शामिल होंगे। अब हम बात करें गैर लाभान्वित, यानी कि जो जिन्हें फायदा नहीं मिलेगा, जिनमें निजी क्षेत्र के कर्मचारी शामिल हैं। निजी कंपनियों में काम करने वाले लोगों पर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें सीधे तौर पर लागू नहीं होंगी। हालांकि बाजार में अप्रत्यक्ष रूप से वेतन वृद्धि का जो दबाव है वो बन सकता है। राज्य सरकार के अगर कर्मचारियों की बात करें तो राज्य सरकारें अपने स्वयं के वेतन आयोग का गठन करती हैं या केंद्र के वेतन आयोग की सिफारिशों को बाद में अपनी वित्तीय स्थिति के अनुसार अपनाती हैं। उन्हें तत्काल और सीधा फायदा नहीं मिलेगा। असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, दैनिक वेतन भोगी और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को इससे कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं होता। अब हम बात करें भारत में अब तक के सभी प्रमुख केंद्रीय वेतन आयोग और उनके लागू होने की तारीख के बारे में। तो जो पहला वेतन आयोग था वो 1946 में बना था, जो 1 जुलाई 1947 में लागू हुआ था। दूसरा वेतन आयोग जो कि 1957 में बना था और 1 जून 1959 को लागू हुआ था। तीसरा वेतन आयोग वही 1917 में बना था और 1 जनवरी 1973 में लागू हुआ था। चौथा वेतन आयोग जो कि 1983 में बना था और 1 जनवरी 1986 को लागू हुआ था। बात करें पांचवें वेतन आयोग की, जो कि 1994 में बना था और 1 जनवरी 1996 को इसको लागू किया गया था। छठा जो वेतन आयोग था वो 2006 में बना था और 1 जनवरी 2006 को ही लागू इसको किया गया था। सातवां वेतन आयोग जो कि 2040 में बना था और 1 जनवरी 2016 में जो है वो लागू इसको किया गया था। आठवां वेतन आयोग जो कि 2025 को में घोषित किया गया है और 1 जनवरी 2026 को इसको लागू करने की जो उम्मीद है वो की जा रही है। कमीशन जो है वो किन मुद्दों पर विचार करता है? तो कमीशन किन मुद्दों पर विचार करता है इसकी बात करें तो कमीशन जो कि वेतन आयोग है अपनी सिफारिशें बनाते समय कई महत्वपूर्ण आर्थिक प्रशासनिक मुद्दों पर विचार करता है। इन मुद्दों को सरकार द्वारा दिए गए संदर्भ की शर्तों के आधार पर तय किया जाता है, यानी कि टर्म ऑफ रेफरेंस के आधार पर इनको तय किया जाता है। इनके मुख्य जो इनसे जुड़े प्रमुख जो मुद्दे हैं उन पर विचार करें वो निम्नलिखित हैं, जैसे आर्थिक स्थिति और राजकोषीय विवेक। आयोग देश की मौजूदा आर्थिक स्थितियों, जीडीपी वृद्धि पर, मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन की प्रवृत्ति और सरकारी वित्त की स्थिति का गहन विश्लेषण करता है। सिफारिशें इस प्रकार बनाई जाती हैं कि वे सरकार के लिए वित्तीय रूप से टिकाऊ और राजकोषीय घाटे को अनियंत्रित न करें। वेतन समानता यानी कि पे प्रियोरिटी, सरकारी कर्मचारियों के विभिन्न स्तरों पदानुक्रमों के बीच और केंद्र राज्य सरकारों, केंद्र सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र में समान पदों के लिए उपलब्ध वेतन भत्ते और कामकाजी परिस्थितियों के बीच तुलना और समानता सुनिश्चित करना। जीवन स्तर और महंगाई की बात करें तो आयोग जीवन यापन की लागत, कॉस्ट ऑफ लिविंग में बदलाव को ध्यान में रखता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सरकारी कर्मचारियों का वेतन एक उचित जीवन स्तर बनाए रखने के लिए पर्याप्त है। सेवानिवृत्ति लाभ की बात करें तो पेंशन भोगियों के लिए पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों की समीक्षा और पुनः निरीक्षण करना, इसमें गैर अंशदायी पेंशन योजनाओं की जो लागत है उसका आकलन करना भी शामिल हो सकता है। प्रोत्साहन और उत्पादकता, ऐसी सिफारिशें देना जो कर्मचारियों को प्रेरणा, उत्पादकता बढ़ाए और सरकारी सेवाओं के बेहतर प्रतिभा को आकर्षित कर सके। पदों का वर्गीकरण और शर्तें, विभिन्न पदों के वर्गीकरण, पदोन्नति नीतियों, सेवा शर्तों और भत्तों जैसे कि HRA, TA, DA से संबंधित मुद्दों पर भी विचार किया जाता है। अब हम बात करें अतिरिक्त कानूनी नियामक जो मुद्दे हैं उनके बारे में, यानी कि इस खबर से जुड़े अन्य जो कानूनी मुद्दे हैं उनके बारे में हम बात करते हैं।
समान पारिश्रमिकी के अगर सिद्धांत की बात करें, यानी कि प्रिंसिपल और ऑफ इक्वल रिमोनियरेशन, तो जिसमें समान पारिश्रमिकी के सिद्धांत में समान काम के लिए समान वेतन, द कोड ऑफ वेजिन 2019, द कोड ऑफ वेजेस, जिसके सहित अन्य कानून यह सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी कर्मचारी के साथ लिंग के आधार पर वेतन या रोजगार की शर्तों में भेदभाव न हो यदि वे समान प्रकृति का काम कर रहे हैं तब। मजदूरी की अगर वैधानिक परिभाषा की बात करें, यानी कि स्टेट्यूटरी डेफिनेशन ऑफ वेजेस की बात करें, तो मूल वेतन के प्रतिशत, द कोड ऑफ वेजेस में मजदूरी की एक समान परिभाषा अनिवार्य की गई है। इसमें मूल वेतन, महंगाई भत्ता यानी कि डीए, रेटेनिंग भत्ता शामिल है। कानून यह भी अनिवार्य करता है कि कुल पारिश्रमिकी का 50% अधिसूचित प्रतिशत यानी कि भविष्य नीति, ग्रेजुएटी और अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभों की गणना के लिए मजदूरी के रूप में माना जाएगा, जो कर्मचारी लाभों में स्थिरता सुनिश्चित करता है। सामाजिक सुरक्षा और पेंशन योजना यानी कि सोशल सिक्योरिटी एंड पेंशन स्कीम्स के बारे में, तो पुरानी पेंशन योजना बनाम राष्ट्रीय पेंशन योजना की बात करें, यानी कि ओपीएस वर्सेस एनपीएस, तो कर्मचारी संघों की एक प्रमुख मांग एनपीएस को खत्म करने और सभी कर्मचारियों के लिए ओपीएस को बहाल करने की है। आयोग की सिफारिश और सरकार के निर्णय ने इन योजनाओं के कानूनी निहितार्थ पर विचार किया है। बात करें ग्रेजुएटी भुगतान अधिनियम यानी कि पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972 की, तो यह अधिनियम उन प्रतिष्ठानों पर लागू होता है जिनमें 10 या अधिक कर्मचारी होते हैं और सेवानिवृत्ति या इस्तीफा पर कर्मचारी को ग्रेजुएटी के भुगतान का अधिकार सुनिश्चित करता है। बात करें अंतरिम राहत के बारे में, यानी कि इंटीरियम रिलीफ के बारे में, वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू होने में समय लगता है। 8वें सीपीएस की सिफारिशें जनवरी 2026 में प्रभावी होने की उम्मीद है। इसलिए कर्मचारी 1 जनवरी 2026 से 20% अंतरिम राहत यानी कि आईआर की मांग कर रहे हैं, जो कि कानूनी और सरकारी प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है। बात करें राजकोषीय विवेक और आर्थिक स्थिरता के बारे में, यानी कि इसके राजकोषीय और स्थिरता के बारे में बात करें, तो आयोग की सिफारिशों को सरकार की राजकोषीय क्षमता और व्यापक आर्थिक स्थिरता के साथ संरेखित करना आवश्यक है। भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई और वित्त मंत्रालय जैसे निकाय यह सुनिश्चित करने के लिए एफआरबीएम या अधिनियम यानी कि फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट लक्ष्यों को ध्यान में रखते हैं कि वे वेतन वृद्धि से राजकोषीय घाटा अनियंत्रित न हो। अब हम बात करें इस खबर के निष्कर्ष के बारे में, तो 8वां वेतन आयोग एक सलाहकार निकाय है जिसकी सिफारिश करना सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद कानूनी रूप से बाध्यकारी हो जाता है और संवैधानिक ढांचे के तहत काम करती है। यह द कोड ऑन वेजेस 2019 जैसे श्रम कानूनों का पालन करता है, जो समान काम के लिए समान वेतन और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है। फिटमेंट फैक्टर का निर्धारण महंगाई दर और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जैसी आर्थिक संकेतकों के आधार पर न्यायसंगत वेतन संरचना प्रदान करता है। विवादों के समाधान के लिए संयुक्त परामर्शी तंत्र और मध्यस्थता बोर्ड जैसी स्थापित तंत्र मौजूद हैं। अंततः सरकार एफआरबीएम अधिनियम के तहत अपनी राजकोषीय जिम्मेदारी को बनाए रखते हुए इन सिफारिशों को लागू करने के लिए बाध्य है। धन्यवाद।